हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर होने वाला है, छठा लेक्चर है शायद। तो अब तक हमने रिलेशंस देख लिए, फंक्शन भी थोड़ा बहुत बेसिक डेफिनेशन ही मैंने आपको बताया था, कुछ ज़्यादा स्पेसिफाई बताया नहीं था। तो ये मैं इस लेक्चर में क्या करूँगा, मैं जो फंक्शन जो है दो टाइप के फंक्शन आपको बताऊँगा। वैसे फंक्शन तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं इसमें दो ही तरह के बताऊंगा, जैसे कि आपका एक मॉडुलस फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा भी फंक्शन होते हैं, जैसे लॉगरिथम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ऐसे करते करते बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं, बट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपका लॉगरिथम फंक्शन हो गया और मॉडुलस फंक्शन हो गया। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये बहुत बार मैंने देखा है, जो मतलब मेरे साथ कई बच्चे थे या कई बार देखा था, जो मॉडुलस फंक्शन को तो चलो थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट कर लेते थे। एडजस्ट में कहने का मतलब ये, जैसे टीचर ने पढ़ाया तो उस टाइम तो उनको समझ में आ जाता था, बट उसके बाद वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पीछे रहने लग जाते थे, यानी कि मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन उनसे बन नहीं पाते थे। और रही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की में, तो उसमें भी सेम बात है। तो ऐसा होने का कारण अब मुझे पता नहीं था, तो मेरे लिए तो ये ठीक ठाक था, मैंने ढंग से समझ रखा था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी जैसे मैं बताऊँ तो इसको आप वीडियो को हो सके तो एक दो बार देख लेना, अगर नहीं समझ में आए। देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैथ्स में जो एक आलू की तरह हमारा यूज़ होता है। आलू समझ रहे हो? घर में आपके आलू जैसे सब्जी बनती है, आलू की तरह। आलू का मतलब क्या है? कोई भी आप सब्जी बनाओ तो उसमें मोस्टली आप आलू का यूज़ करते ही हो। उसी तरह से हमारे मैथ्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और उसके बाद आपके कुछ फंक्शंस हो गए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का आपने शायद, आप तो अभी 11th में होंगे, हाँ 11th में आप, बट आगे जब जाके देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हर जगह दिखेगी। इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे आप लिमिट्स वगैरह पढ़ें, चाहे फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो, वो ट्रिग्नोमेट्री आपका वहाँ घुस जाता है। ठीक है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब हम जैसे जैसे डिमांड आएगी उस हिसाब से हम आगे पढ़ाएंगे। जैसे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो आपको आगे पढ़ा देंगे। अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आता है। आपकी अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप CUT की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी नया एक आया है CUET, तो आप सोच रहे हैं आप तो 11th में, बट तो उसमें 12th का सिलेबस आता है। तो मैंने अभी क्या बताया, जो आपका जो ये है, ये जो है आपका, ये आगे तक चलेगा। ये आपका जैसे मॉडुलस है, आपका कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको कहीं इंटीग्रेशन में जोड़ के दे देगा, चाहे आपका किसी में और में जोड़ के दे देगा, किसी टॉपिक में जोड़ के देगा, कभी सिंगल क्वेश्चन नहीं देगा। ये बात में गांठ मान लेना, कभी भी सिंगल क्वेश्चन ये आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसका सिंगल क्वेश्चन बनाना मतलब ये है बहुत आसान है। क्या बोलूं, बहुत आसान है। कोई मतलब कोई हल्का, कोई चाहे तो, जैसे अगर मैं अभी आप जैसे पढ़ो तो उसके बाद अगर आपको सिर्फ मॉडुलस के बारे में बताए, मतलब पूछ दे कोई क्वेश्चन ऐसा, तो आप बना दोगे। बट अगर वो इंटीग्रेशन या किसी टॉपिक के साथ जोड़ दे, तब क्वेश्चन का मजा आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक में क्या बताऊंगा, इस लेक्चर में सॉरी क्या बताऊंगा, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है? आपका आलू है, एक तरह का आलू है। जैसे कि आपको इंजीनियरिंग जब आप करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक आलू बोला जाता है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके सारी फील्ड का यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल का भी थोड़ा सा आपको मैकेनिकल में सिलेबस रहता है, CS का भी आपका इसमें थोड़ा सा सिलेबस रहता है। उसी तरह आपके अलग अलग फील्ड के सारे सिलेबस इसमें मैकेनिकल में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा मॉडुलस फंक्शन है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा, आप में से कई लोग जेई की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो जेई के लिए भी हमारे वीडियो लेक्चर्स बनने हैं। जैसे आपके बेसिक जेई के लिए तो सही है, बट जैसे जैसे अगर हमारे व्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, या फिर जैसे मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम का पंगा हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं जेई के लिए भी आगे पढ़ाना शुरू करूँगा। सिर्फ मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स में मैं ठीक हूँ। ठीक है, मेरे को मैथ्स ही थोड़ा बहुत आता है। फिजिक्स वगैरह के लिए आपके बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज का देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, बहुत बकवास कर ली मैंने तो। अब आप लोग में से कोई कह भी रहा होगा, यार पढ़ा ले तू, मैं इसको पढ़ाने के लिए आया, तू क्या कर रहा है? ठीक है, तो बता दे फिर मॉडुलस फंक्शन देख लेते हैं एक बार। मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या है, लिख दो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। मॉडुलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा आपको छोटा दिखे तो आप थोड़ा सा एनलार्ज अगर हो सके तो कर लेना, वरना मैंने बोल दिया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन हमारा ये होता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक वैल्यू दे दी 3, या फिर पहले आपको मैं उसका वो साइन दिखा दूं तो कैसा हमारा होता है। ये हमारा बॉक्स के अंदर ऐसा होता है, मॉडुलस फंक्शन का ये हमारा साइन होता है। ठीक है, जब आप मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करोगे, या चलो मैं इसे एक कोने बना देता हूँ, इस साइड बना देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन का हमारा साइन कैसा होता है? कुछ इस तरीके का हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है। तो मॉडुलस फंक्शन जब इसको आप ब्रेक करोगे, क्यों ब्रेक करना पड़ता है अभी आगे आपको समझाएंगे, सब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहले देखो, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये पहला बनेगा -x। कब जब हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी हो, जब हमारी वैल्यू x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी हो। उसी तरह से ये हमारा x बनेगा कब, जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी हो।
ये तो हो गया डेफिनेशन वाली बात, किताबी कीड़े वाली बात हो गई। जैसे ये था ना, ये छोड़ो, जैसे आपने 3 इडियट्स देखी होगी, किताबी कीड़े वाली बात, रटते रहो, तो ये तो रटने वाली बात हो गई। अब इसको हमने समझेंगे कैसे, प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए। अब मैं बताता हूँ ये मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है। मॉडुलस फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन है, हिंदी में लिख लेते हैं, ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अगर नेगेटिव वैल्यू डालें, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वैल्यू डालें, तो हमारा आंसर क्या देगा, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव देगा। नेगेटिव या पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, हमारे इंटीजर्स हो गए, चाहे इंटीजर्स भी हो सकते हैं, चाहे आपके रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। मॉडुलस हमारा कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे आप रैशनल नंबर डाल दो, रैशनल नंबर के लिए भी हमारा ये अप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या करता है, अगर आप इसमें ये क्या बोलते हैं, अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू डाल ही रहे हो तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा ही। कैसे देख लेते हैं एक बार। मैंने मान लो मैंने बोला -2 है, -2 है। मैंने आपको कहा -2 को आप मॉडुलस फंक्शन में पहले डालो और उसका यूज करके बताओ, तो मैंने -2 को मॉडुलस फंक्शन में डाल दिया। जब भी आपने मॉडुलस फंक्शन लगाया तो मॉडुलस फंक्शन लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ 2, पॉजिटिव बन जाएगा। आपको ये याद रखना है, यहां से मिटा दूं, ये लिख लो, क्या है, ऐसा फंक्शन जिसमें हम अगर पॉजिटिव ये नेगेटिव वैल्यू डालें या फिर पॉजिटिव वैल्यू डालें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का हमारा काम क्या है, वो पॉजिटिव कर देना, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा है। कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा मस्त है, वही हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा है ये। उसी तरह से अगर मैं मान लो अगर इसमें पॉजिटिव डाल दूं, पॉजिटिव ऑफ 2 डाल दिया तो हमारा ये सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहली डेफिनेशन में था। तो कहने का मतलब क्या है, मॉडुलस में अगर आप नेगेटिव डाल दो या फिर आप मान लो मैंने आप यहाँ पर डाल दिया -3/2 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब ये होता है, बेसिक मतलब आपको मैंने बताया, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मैंने आपको ये मतलब बता दिया। अब देखते हैं ये जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है। ये जो मैंने ऊपर लिख दिया ये तो मैंने आपको बता दिया, जो इसका मैंने ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब ये मैंने लिख दिया, अब ये तो मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ। हमारा x आएगा कब, जब x हमारा 0 से बड़ा हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब देखते हैं इसमें x हमारा 0 से छोटा है, x हमारा 0 से छोटा है। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या बता रहा था मैंने, ये बता रहा था। इसका मतलब क्या है, जो मैंने 2 लाइन लिख दी, इसका मतलब क्या है, कैसे हम समझेंगे, समझाता हूँ। x ये वाला देखो, ये समझो पहले। x हमारा क्या है, अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, सीधी सी बात है, नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारा 0 1 2, इधर हमारा -1 -2 -3। इंटीजर्स पढ़िए ना यार, छठी में आपकी इंटीजर्स थी, छठा चैप्टर, ये छठे में छठा चैप्टर इंटीजर्स था, ये इंटीजर्स है, ठीक है। अगर x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, चाहे 0.1 ही छोटी क्यों ना हो, जैसे 0 - 0.1 ही चाहे कर दो, अगर छोटी है तो उस केस में आप क्या करोगे। जैसे मान लो अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, 0 से छोटी वैल्यू मैंने -1 ले ली, 0 से छोटी वैल्यू -1 है, तो क्या होगा, मैं इस केस के बता, इसको भूल जाओ, अभी मॉडुलस भूल जाओ पूरा, इसमें बता रहा हूँ। अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, x अगर मैंने 0 से छोटी वैल्यू ले ली तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -x, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -x, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -x, तो माइनस ऑफ हमारा x क्या था, -1 डाल दो, यहाँ पर -1 डाल दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया। अगर हमने x अगर 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, 0 से छोटी वैल्यू हमने मान लो मैंने -1 ले लिया, ठीक है, -1 मैंने ले लिया, तो इसमें बता रखा है अगर 0 से छोटी वैल्यू लोगे तो -1 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगर जैसे 0 से अगर छोटी वैल्यू लोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -x आंसर होगा। अगर आप 0 से छोटी वैल्यू लोगे तो -x आंसर होगा। अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो हमारा आंसर x होगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का कहने का मतलब यही है। तो हमने क्या करा, -1 लेकर देखा, -1 उठा लिया, -1 उठा के हमने -x में डाल दिया, तो माइनस तो हमारा पहले से था ही, और हमारा -1 हमने x की वैल्यू डाल दी। इससे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या आता था, -x, मैंने माइनस बाहर लिख दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो, -x, और x हमारा क्या था, -1, -1 हमारा क्या है, 1। तो अब देखो x अगर 0 से बढ़ाओ, यानी कि हमारा +1,
ठीक है, पॉजिटिव 1 हो तो उस टाइम हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उस टाइम हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, सिर्फ और सिर्फ x। तो डाल दो 1 तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। अब देखो क्या हुआ, अब ये मतलब क्या मैंने लिखा है, अब ये देखो दो मैंने बातें लिखी हैं, इसको मैंने क्या लिखा हो, क्या मतलब हुआ। अब देखो मैंने x की वैल्यू -1 डाली तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 आ गया, मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो मेरा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। और ये किसका काम था, हमारा मॉड्यूलस फंक्शन का काम था, ठीक है। तो ये हमारा क्या तरीका है, ये हमारा तरीका है मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करने का, मॉड्यूलस फंक्शन को क्या करने का, ब्रेक करने का। कैसे हमने ब्रेक करा, ये हमारा जो जीरो है, ये जीरो हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्यों, जीरो एक हमारा ऐसा पॉइंट है जिसपे से कहानी बदल रही है, समझ रहे हो। जीरो से अगर मान के चलो मैं माइनस में चला गया, हल्का सा भी माइनस में आया तो देख रहे हो हमारा माइनस में आंसर, मतलब माइनस में हमारी वैल्यू होगी, उस माइनस में वैल्यू अगर हम डालेंगे तो हमारा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम जीरो से हल्का सा प्लस में चले गए, पॉजिटिव में चले गए, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर डालेंगे तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जीरो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये ब्रेक करने का तरीका होता है, ये हमारा ब्रेक करने का तरीका होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आकर आपको जैसे दे दिया, चलो एक नंबर लाइन पे भी एक बार समझ लेते हैं हम, और बढ़िया से नंबर लाइन पे समझते हैं। देखो नंबर लाइन बनाता हूँ, मैंने नंबर लाइन बना दिया, नंबर लाइन बना दिया, ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये हमारा +1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, इधर हमारा 4 सो ऑन, और इधर हमारा -1, ये हमारा -2, -3, -4, ठीक है। ये हमारा, तो कहने का मतलब क्या है, x अगर 0 से छोटा हो, x अगर 0 से छोटा हो तो उस केस में हम आंसर कौन सा लेंगे, -x। यानी कि ये जो हमारा ये वाली जो वैल्यूज होंगी, ये वाली जो वैल्यूज इधर हमारी इन्फिनिटी तक जाएगी, -∞ तक, सॉरी -∞ तक, इधर हमारा प्लस का इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज हैं, जो ये वाली वैल्यूज हैं, इनके लिए हम क्या, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, -x का फंक्शन। और इस अगर ये वाली वैल्यूज हैं, इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, प्लस का x। और हमारा जो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारी कहानी बदल रही है, ये देखो -x, यहाँ पर भी हम -x, यहाँ पर भी हम -x, सॉरी यहाँ पर -x यूज करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बट यहाँ पर आके हमारी कहानी बदल रही है, यहाँ पर आके हमारी क्या कहानी बदल रही है, ठीक है। अच्छा अब आप पूछोगे 0 पे हम क्या यूज करेंगे, इस पर माइनस यूज करेंगे या प्लस यूज करेंगे, 0 पे हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे या प्लस यूज करेंगे। तो आपको 0 पे क्या यूज करना है, कुछ भी यूज नहीं करना, जो 0 अगर लिख रखा है तो हमारा ये 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है, जैसे 0 पे -1, 0 पे अगर माइनस लगा दो या फिर प्लस लगा दो 0 के आगे तो वो 0 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 0 ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 0 से इस तरफ है तो हमारा -x, अगर 0 से उस तरफ है तो हमारा प्लस का x, ठीक है। अभी हम क्रिटिकल पॉइंट भी चेंज करके देखेंगे, अभी हम क्रिटिकल पॉइंट भी चेंज करेंगे, वो भी आपको समझा दूंगा, तब आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये मॉड एक्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, क्यों हम ब्रेक करते हैं, अभी आपको समझ में आ ही गया। क्यों, जब हमने -1 डाला तो भी हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है, हमने +1 डाला तो भी हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो फंक्शन एक ही मतलब क्या होता है, कंफ्यूज कर देगा, ये हमारा फंक्शन कंफ्यूज कर देगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और कैसे ब्रेक करा, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल के और उसको हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका होता है जो आपका मॉडुलस में दे रखा है, जो आपका मॉडुलस में दे रखा है उसको 0 के इक्वल डाल दो, सीधी सी बात है 0 के इक्वल डाल दो। तो इस केस में तो हमारा 0 है ही, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो तो क्या कैसे क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं, जो आपका एक्स, जो आपका मॉड के अंदर है उसको आप 0 के इक्वल डाल दो, हमारा वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। अच्छा मान लो अगर मैंने लिख दिया x+1, मैंने लिखा x+1, अब इसको आप ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालना है, निकालो क्रिटिकल पॉइंट। इसके लिए हमें क्या करना है, जो मॉडुलस के अंदर है उसको 0 के ऊपर पुट कर दो, तो x+1 हमारा 0 के इक्वल आ गया, यानी कि x हमारे यहाँ से कितना आ गया, -1, x हमारा -1 आ गया। तो हमने क्या निकाल दिया था, क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल दिया था, इस केस में हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, x हमारा -1 क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो हमें कैसे निकालना है, इफ अगर x क्या हो, x हमारा क्या हो, -1 से छोटा हो, x हमारा अगर -1 से छोटा हो, देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, x अगर हमारा -1 से छोटा हो, x हमारा -1 से छोटा हो, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, यहां पे जो आएगा, जो हमारा फंक्शन है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो -(x+1), ठीक है। क्या करा मैंने, माइनस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि हमारा नेगेटिव में है, हमारा वैल्यूज हम उठाएंगे, हम नेगेटिव में उठाएंगे,
है ना। -1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं हम नेगेटिव में उठाएंगे, तो इसलिए अगर हम नेगेटिव यहाँ पर डालेंगे तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मॉडुलस हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इफ x अगर हमने -1 से बड़ा उठाया, x अगर हमने -1 से बड़ा उठाया तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ x+1, नेगेटिव वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल है। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं -1 से छोटी डालूं, अच्छा यहाँ पे देखना मैंने x डाला है, यहाँ पर x+1 डाला है, ध्यान देना इस बात का। जो हमारा फंक्शन है एज इट इज उठा के यहाँ डाल देना है, जो हमारा फंक्शन है एज इट इज उठा के यहाँ डाल देना है। अब देख तो, अब वेरीफाई कर लेते हैं। x अगर -1 से हमारा छोटा है, डालो, x अगर -1 से मैं छोटा डाल दूं, तो -1 से छोटा मैंने डाल दिया, -1 से छोटा क्या हो जाएगा, -2, -3, -4, तो मैं -2 डाल देता हूँ। -2 डालो इसमें, ऊपर वाले में अगर मैं इफ या फिर ऊपर वाले में मैं मिटा देता हूँ, शायद ना दिखाई दे रहा हो, मैं इसे मिटा देता हूँ। नोट कर ही लिया होगा, नहीं करा तो यार थोड़ा सा बैक, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पीछे जाके नोट कर लेना। अच्छा, अगर मैं मान लो इफ x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ -2 मैंने ले लिया, -2 हमारा किस में डालेगा, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में हमारा कौन सा फंक्शन यूज होगा, -(x+1), तो डालो, देखो -(x) हमारा क्या हुआ है, -2 +1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -(2 + 1) यानी कि -1, -(1) हमारा क्या आ गया, प्लस आ गया। देखो मॉडुलस अपना काम कर रहा है, मॉडुलस अपना काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैंने मान लिया x की वैल्यू मैंने ले लिया 1, क्या है हमारा, या फिर ले लो डायरेक्ट 2 ही ले लो, x को मैंने ले लिया 2, क्या है हमारा, -1 से बड़ा है, या फिर 0 ले लो, 0 ले लो, -1 से अब तो बड़ा है। अब ये 0 थोड़ी क्रिटिकल पॉइंट है इस केस में, 0 तो हमारा एक नंबर की तरह यूज हो रहा है, एक उससे बड़ा नंबर है हमारा, तो 0 मैंने इस बार ले लिया, 0 मैंने ले लिया, 0 डाल के देखो, 0 हमारा कहाँ डलेगा, 0 हमारा क्या है, -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा किस केस में, x+1 में डालो, तो x हमारा क्या है 0, तो 0 + 1 हमारा क्या आ गया, 0 + 1 हमारा 1 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दे दी, तो मॉडुलस अपना काम ढंग से कर रहा है। तो ठीक है, बस आपको एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उससे छोटी वैल्यू के लिए और उससे बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन को समराइज कर दो, यही आपको करना है। चलो और एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, नोट कर लो, और एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अच्छा, मैं क्लैरिटी से ध्यान आया, ये क्लियर है, हाँ क्लियर है। ठीक है, अब देख लो, अगर मैं मान लो इस बार मैंने लिया क्वेश्चन, मार्कर मार्कर मार्कर, अगर मैंने इस बार ले लिया इफ मैं मॉडुलस ऑफ x-1, इस बार मैं बोल रहा हूँ ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट, तो x-1 हमारा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया, 1। इस केस में हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, इस केस में हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1 है। तो बना लेते पहले दो केस, इफ x अगर हमारा 1 से छोटा हो, इस बार हमारा 1 है, और इफ x अगर हमारा 1 से बड़ा हो, x अगर हमारा 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, तो 1 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा जो ये एक पॉइंट है इसको पहले उठा के डाल देंगे यहाँ पर x-1, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, और उसी तरह ये जो है इसको हम पहले उठा के एज इट इज डाल देंगे। और अच्छा हाँ, मॉडुलस हटाना जरूर लिखना, क्यों, क्योंकि हम मॉडुलस को ब्रेक कर रहे हैं, मॉडुलस को हम ब्रेक कर रहे हैं, उसके क्रिटिकल पॉइंट के आसपास हम ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मॉडुलस हटा के लिखना, तो ये मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैंने लिख लिया x-4, इसको बनाओ, इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, तो x-4 क्या करेंगे, 0 के इक्वल, तो हमारा यहाँ से x क्या आ गया, 4, x हमारा 4 आ गया, x हमारा 4 आया। अब देख लो x अगर हमारा 4 आ गया तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पर देख लो पहले क्या बनाएंगे, इफ x अगर हमारा 4 से छोटा हो, इफ x अगर हमारा 4 से बड़ा हो। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही इसमें है, जो 2-4 आप में से हैं, मतलब नहीं बोलूँगा, बट कुछ होते हैं, मैं क्या कंट्रोल कर ही नहीं पाता, तो उनके लिए है स्पेशल। देखो बात ध्यान से सुनना, ये जैसे मैंने यहाँ पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट 4 आ गया, वो जो जोश में क्या लिख दें, ये तो हमारा छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा, तो यहाँ 4 की जगह वो -4 डायरेक्ट डाल देते हैं, और यहाँ पर ये हमारा 4 एच डी 4 सही रहता है, यहाँ पर -4 डाल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है करते हुए, प्लीज़ मत करना ये गलती करोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टीचर आपको स्टेप के भी मार्क्स नहीं देगा इस क्वेश्चन में, समझ गए। तो क्या करना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट पहले एज इट इज डालो, क्रिटिकल पॉइंट से पहले छोटी वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू, ऊपर वाले में क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू और नीचे वाले में क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू। तो क्रिटिकल पॉइंट से अगर छोटी वैल्यू तो उसके इसमें क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू तो हमारा एज इट इज फंक्शन लिख जाएगा। ठीक है, और एक कर ले,
अच्छा इस बार एक अजीब सा क्वेश्चन करते हैं, आई होप नोट कर लिया होगा। मान लेते हैं इस बार मैंने फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन मैंने ले लिया 2x माइनस 3 या 2x माइनस 4 कर लेते हैं, आसान रहेगा थोड़ा सा। 2x माइनस 3 भी हो सकता है, मैं इसके आगे 2x माइनस 3 करवा दूंगा। 2x माइनस 4 ले लिया मैंने, इस केस में हम क्या करेंगे, इसको मैं नोट कर रब कर रहा हूँ, मिटा नोट कर लेना, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, एज इट इज क्रिटिकल पॉइंट, तो 2x माइनस 4 हम 0 के इक्वल डाल दें। 2x माइनस 4 मैंने 0 के इक्वल डाल दिया, तो यहाँ से 2x हमारा किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल, यानी कि x हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, x हमारा 2 आ गया, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है इस बार, 2 है, 4 नहीं है इस बार। ना 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 ना, 0 के उस तरफ डाल देते हमारी यही वैल्यू आ जाती थी, बट इस बार हमारा x के साथ कोई कोएफिशिएंट है, तो इसलिए हमारा क्रिटिकल पॉइंट इस बार क्या है, हमारा 2 है, ध्यान देना। तो इस बार हमारा क्या करेंगे, इफ अगर x की वैल्यू हमारी 2 से छोटी हो, क्यों, 2 है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, और इफ x हमारा अगर 2 से बड़ा हो, 2 से छोटा है 2 से बड़ा, तो 2 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एज इट इज है उसको उठा के माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x माइनस 4 इंटू में हमारा माइनस, और अगर 2 से बड़ा है तो हमारा तो काम चल जाएगा, तो इसको 2x माइनस 4 एज इट इज। अच्छा ये x मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ n की तरह, बचपन की आदत है, क्या करें, आदत से मजबूर है, धीरे धीरे सुधारेंगे, तो इसको हम नोट कर लेना। चलो ये तो हो गया, ठीक है। ध्यान देना क्रिटिकल पॉइंट, मैं इसलिए आपको 2-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्या कि आपको याद रहे, आगे तक आपके जहन में बैठ जाए। अब देख लो, अगर मैंने ले लिया, इस बार मैंने ले लिया फंक्शन हमारा 2x माइनस में 7 ले लिया, इस बार 2x माइनस में 7 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना है, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट 2x माइनस 7 0, यहाँ से हमारा 2x हमारा किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल, यानी कि x हमारा आ गया 7/2, x हमारा 7/2, ये 7 लिखा, ठीक है, 7/2, बेसिक क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, 7/2 आ गया हमारा। तो अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 7/2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ x अगर हमारा 7/2 से छोटा हो, इफ, और उसी तरह x अगर हमारा 7/2 से बड़ा हो, इफ x हमारा, अच्छा अरे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यही गलती होगी छोटी सी, ये हमारा इक्वल टू भी होगा तो ये लगाना था ना, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, सब में लगता है ये, अगर इक्वल टू है चाहे आप इसमें इक्वल लगा दो, चाहे आप इसमें इक्वल लगा दो, ठीक है, क्यों, अगर आप जैसे आपने इक्वल टू लगाया, अगर आप चाहे इसमें इक्वल टू लगा दो चाहे इसमें इक्वल टू लगा दो, बट एक में लगाना, ठीक है, इक्वल टू के लिए भी, क्योंकि हमने बड़े के लिए भी डिफाइन कर दिया, छोटे के लिए भी डिफाइन कर दिया, अगर वही क्रिटिकल पॉइंट है उस पर तो डिफाइन करना है, मैंने वो मैप में बताया तो था कि आप उसके इक्वल रख देना, बट मैं इसमें बताना भूल गया। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब आप में से किसी 2-4 सवाल पूछेंगे, जो इक्वल टू में आपने लगाया है, तो आपने बोला अभी चाहे इसमें इक्वल टू लगा दो चाहे इसमें इक्वल टू लगा दो, बात हमारा वही रहेगा, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो मैंने इक्वल टू मैंने यहाँ पर लगा दिया चाहे मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो अगर मैंने देखो पहले अगर मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगाया तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, इक्वल टू लगाने का मतलब क्या है, वो उसी की वैल्यू ले लेंगे, तो x यहाँ से हम 2 उठा लेंगे। अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो उसका मतलब क्या है, x की वैल्यू मैंने यहाँ से भी 2 उठानी है, समझ रहे हो बात, यहाँ अगर यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो ये 2 उठानी है, अगर यहाँ से भी मैंने इक्वल टू लगा दिया तो 2 उठाते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, बट जनरली जो ट्रेंड चलता है वो नीचे वाले में लगाया जाता है, ठीक है, नीचे वाले में लगाया जाता है। सॉरी भूल गया था, ये मैं लिखते लिखते मेरे ध्यान में नहीं रहा, जो इक्वल टू वाला केस मैं छूट गया, ठीक है, थोड़ा जोश में ज़्यादा आ गया था, तो ये हमारा इक्वल टू वाला भी केस हो गया इस पर, ठीक है, ये हमारा इसमें तो किसी में भी लगा दो इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट हमारा 7/2 आ गया। अब देख लेते हैं 7/2, अब देख लो x अगर हमारा 7/2 से छोटा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2x माइनस 7, और इसको हम आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अगर x हमारा 7/2 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो तो उस केस में हमारा 2x माइनस 7, इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, ये ध्यान दो एक चीज़, ये आपने इक्वल टू डाला है, इक्वल टू जब आप डाल रहे थे यानी कि हम x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, इस केस में देखो x की वैल्यू हम 2 डाल रहे हैं, बट 2 हमारा क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट ऐसा कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हम फंक्शन में डालते हैं तो वो हमारा आंसर 0 दे देता है। देखो x की वैल्यू मैं 2 उठा के डालता हूँ, 2 उठा के मैं इसमें डाल दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 4 का मॉड, 4 माइनस 4 हमारा 0 का मॉड हमारा क्या आ जाएगा 0। इसमें भी देखो अगर x की वैल्यू मैं 7/2 डालता हूँ तो यहाँ से 7/2 डाल रहा हूँ मैं, तो 2 इंटू में 7/2 माइनस में 7, तो यहाँ से देखो 2 से 2 हमारा कट गया, तो 7 माइनस 7 यानी कि 0 का मोड हमारा 0। देख रहे हो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप डालोगे तो हमारा 0 दे रहा है, तो इसलिए हम चाहे इससे भी आप ऐसे पकड़ सकते हो, चाहे आप चाहो तो इसमें लगा देना,
चाहे आप इसमें लगा देना, अगर आप मेरी मानो जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आप इसमें डालना। सभी का ट्रेंड यही चल रहा है, बट आप ऊपर, बट हाँ एक चीज़ और, अगर आप ऊपर वाले में डाल रहे हो तो नीचे वाले में मत डालना, अगर नीचे वाले में डाल रहे हो तो ऊपर वाले में मत डालना, भूल के भी मत डालना, ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना। चलो ये तो हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, देख लो एक बार, नोट करना है नोट कर लो। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, एक बार ग्राफ देख लेते हैं। मैंने मॉडुलस फंक्शन ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया। मॉडुलस, अब ग्राफ देखते हैं इसका, ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका मॉडुलस फंक्शन का। देखो मॉडुलस फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन था, एक बार मैं यहाँ पे छोटे बेसिक से लिख दूँ, एक बार मार्कर होगा इंक पिला देते। तो मैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बता रहा था कि हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका क्या था, पहले मॉडुलस फंक्शन बनाओ, ये हमारा x है, तो हम इसको कैसे लिखते थे, -x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इफ x अगर हमारा क्या हो 0 से छोटा हो, प्लस x इफ x अगर हमारा क्या हो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो। तो ये हमारा तरीका होता था मॉडुलस ऑफ x लिखने का, ठीक है। ये इक्वल टू वाला थोड़ा ध्यान देना, इक्वल टू का क्या है, इक्वल टू हमारा डालने पर हमारा क्या आ जाता है, x की वैल्यू 0 आ जाती है, जिसको आपको ध्यान दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या बता रहा था इसमें, ग्राफ, हाँ ग्राफ बताना था। अब देखो मान लो मैंने क्या करा, ये मैंने डाल दिया डंड, ये मैंने बना लिया ग्राफ। अच्छा मान लो मैंने इसको मैं मान लेता हूँ y इक्वल्स टू में मॉड ऑफ x, y हमारा क्या है मॉड ऑफ x के इक्वल मैंने एक बना लिया, ठीक है। तो मॉड ऑफ x का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान देना, अगर सिर्फ y मेरा x के इक्वल होता, सिर्फ अगर मेरा y x के इक्वल होगा तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारा एक पॉजिटिव x, ये हमारा माइनस ऑफ x, ये हमारा माइनस ऑफ y, ये हमारा प्लस ऑफ y, ठीक है। अगर ये x इक्वल्स टू में y होता तब, किस केस में, अगर x हमारा y के इक्वल होता तब, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया अगर x इक्वल टू y। अच्छा अब देखो बात क्या है इसमें, मैंने मॉड हटा रखा है, सब कुछ सेम है, बस मैंने मॉड हटा रखा है। तो y इक्वल्स टू में x डाल रहे हैं, यानी कि y की वैल्यू अगर मैं 1 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो ये 1 देगा बनाएगा, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू कह रहा हूँ, देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल रहा हूँ तो y हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात, किसमें, इस वाले कंडीशन में, इसलिए हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। देखो x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो ये हमारा 1 बन गया, यहाँ पर मैंने -1 डाला तो ये भी हमारा -1 आ गया x इक्वल्स टू y में। अब देखो हमारा मॉड वाला हमारा क्या काम करता था, y इक्वल्स टू में मॉड ऑफ x, इसमें हम क्या करते थे, अगर मान लो इफ x की वैल्यू मैंने अगर 1 डाली, तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, y इक्वल्स टू में 1, ठीक है। मॉड में हमारा पॉजिटिव रहता है। अगर उसी तरह अगर x मैंने -1 डाल दिया, अगर मैंने -1 डाल दिया तो मॉड के अंदर -1 यानी कि हमारा वो +1 ही फेंक देगा बाहर, माइनस को तो भगा देगा, वो काट पीट के हटा देगा। तो देख लो y में हमारा कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, हाँ x वाला हमारा नेगेटिव चलता जाएगा, बट y में कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो इस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता है ये देखना, तो ये हमारा ग्राफ बनता है ऐसा, देख रहे हो कैसे बना, हमने -x यूज करा और हमारा +x आ गया, इसी तरह -x यूज करा हमारा +x आ रहा है, -x यूज करा तो y हमारा प्लस का आ रहा है, -x यूज करा y हमारा प्लस का आ रहा है। देखो -x यूज करा, x की वैल्यू हमने माइनस में यूज करी बट y हमारा प्लस में आ रहा है, उसी तरह x को मैंने माइनस में यूज करा, y हमारा प्लस में आ रहा है। और उसी अगर x अगर हमारा y की इक्वल होता, सिर्फ x हमारा y की इक्वल होता, तो अगर हम प्लस डाल रहे हैं, x की वैल्यू अगर हम प्लस डाल रहे हैं तो y की वैल्यू भी प्लस आ रही है, अगर x की वैल्यू हम माइनस डाल रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी माइनस आ रही है। तो इस बात का ध्यान देना। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा है, अगर हमारा x, या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, x इक्वल टू y वाला ग्राफ, ठीक है, x इक्वल टू y वाला ग्राफ में मिटाई देता हूँ। तो ये हमारा मॉड का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा मॉडुलस का ग्राफ है। आपको ये देखोगे तो ये स्क्वायर का ग्राफ भी जो है, आपका जो स्क्वायर का ग्राफ, ये भी थोड़ा सेम है, स्क्वायर का ग्राफ जैसा ही है, ठीक है। स्क्वायर का ग्राफ आपका हल्का सा यूं जाता है कर्व में, यूं, बट ये थोड़ा सा स्ट्रेट जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वो भी ग्राफ वगैरह भी बताएंगे। तो ये तो आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे मैं बोल दूं x-1 का अगर आप ग्राफ बनाओ तो आप इसको ऐसा मत बनाना, ऐसा बिल्कुल मत बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पर देखो
x हमारा क्या है, इस केस में हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हमारा 0 पे बन गया। अगर x माइनस 1 का मैं ग्राफ बनाने के लिए बोलूँ तो x हमारा क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1 आ जाएगा। तो उस केस में हमारा ग्राफ खिसक जाएगा, उस केस में हमारा ग्राफ खिसकेगा। तो इस टॉपिक को मैं इस बार अभी कभी कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। वो ग्राफ बनाने के लिए वो थोड़ा सा एडवांस टाइप में आता है। तो ये आपकी 11th के लिए आपकी इतना काफ़ी है, ग्राफ याद रख लेना। और अगर हो सके तो मैं आगे आपको करा भी दूंगा अगर जैसे नीड पड़ी, पर आपको अभी मैं समझाऊंगा वो वाला, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं अभी रहने दे रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है। वो ग्राफ वगैरह बनाना है तो वो आपको जेई वगैरह के लिए आपका यूज़ होता है। तो जब मैं जेई वगैरह के लिए पढ़ाऊंगा आगे तो मैं आपको कराता जाऊँगा। तो ठीक है, ये इतना हो गया आपका। मिटाते हैं इसे मिटा देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। तो ये हमारा x = y का ग्राफ बन गया। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन इसी के साथ खत्म हो गया। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो आसान है, थोड़ा सा आसान है। देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अभी तक हमने मॉडुलस फंक्शन अपना देख लिया। ठीक है, तो हमारा मॉडुलस फंक्शन अभी कंप्लीट हो रखा है। ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखते हैं हमारा दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन हमारा कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ ये उसी के साथ वीडियो नहीं है, देख रहे हो थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा वीडियो में। तो वो एक दूसरा पार्ट मैंने बनाया था और ये दूसरा पार्ट है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये मैंने ये बनाया था ये एक साथ में ही, बट ये थोड़ा सा ग्लिच आ गया या क्या प्रॉब्लम हो गई कुछ वीडियो में, उस वजह से हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो पार्ट था वो पूरा पार्ट खराब हो गया, मतलब एक तरफ से करप्ट हो गया। तो बार बार मुझे थोड़ा मोबाइल पे ध्यान देना पड़ता है कि डिलीट ना हो वीडियो या फिर खराब ना हो। तो हम क्या करेंगे अभी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा करता क्या है। ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं असल में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है। मान लो अच्छा ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखने का तरीका। ठीक है, क्या करते हैं हम, एक डब्बा लिया, एक डब्बे में जिस वैल्यू की हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको हम एक डब्बे के अंदर लिख देंगे। मतलब डब्बा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। फिर इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। चलो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने का मतलब देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाया 0 1 और ये हमारा कहीं यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा -1, ये हमारा -2। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा, ये भी आगे चलता जाएगा। अब देख लेते हैं हमारी वैल्यू क्या है, 2.03। तो यहाँ पर हम इसे और एक्सटेंड कर लेते हैं, 2.03 कहीं हमारा यहाँ पर आएगा 2.03। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जो नाम है वही हमारा काम है। ठीक है, जो नाम है वही हमारा काम है। पहले नाम समझो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, इंटीजर का मतलब जो आप तो पढ़ते आ रहे हो, और फंक्शन हमारा तो अभी पढ़ ही रहे हैं। तो हमें देखना है ये दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि हमें देखना है सबसे बड़ा इंटीजर। किस में देखना है, जो हमें वैल्यू दे दी, जो फंक्शन में जो हमें वैल्यू दिया है, जो हमें इनपुट डालना है, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर एग्जिस्ट कौन सा करता है, उसमें हमारा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो 2.03 मैंने यहां पर लिख दिया, 2.03 मैंने यहां पर लिखा। अच्छा अब इसमें एक ऐसा इंटीजर बताओ जो सबसे बड़ा हो पर 2.03 से छोटा हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, पहला तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो हमारा 2.03 से क्या हो, 2.03 से हमारा छोटा हो। ठीक है, और साथ ही साथ वो सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए जो कि 2.03 से हमारा छोटा होना चाहिए। तो हमारा ऐसा नंबर कौन सा है, देखो तो 2.03 है, उससे छोटा नंबर हमारा कौन सा होगा 2, और 2 हमारा इंटीजर है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने का तरीका। अच्छा एक और तरीका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने का, जैसे कि ये हमारा 2.03 है, 2.03 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू है उस वैल्यू को पहले हम रखते हैं, नंबर लाइन पे हमने रख दिया। नंबर लाइन पे रखने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू है उस वैल्यू से हम राइट में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट, इस तरफ हमारा लेफ्ट होता है, और ये हमारा इस तरफ क्या होता है हमारा राइट, इस तरफ हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट जो है उस पॉइंट से हम राइट में चलना शुरू करते हैं, और राइट में चलते ही सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास मिलता है, सबसे पहला पॉइंट जो हमें मिलता है वो हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस क्वेश्चन में देखो 2.03 हमारा पॉइंट था, उस पॉइंट से हमने राइट में चलना शुरू करा, राइट में चलना शुरू करते ही सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 हमारा आंसर हो गया। तो 2 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ इसमें भी यही लिखा है, क्या लिखा है, f of x is the greatest integer function
एफ ऑफ एक्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। हम क्यों ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो एफ ऑफ ये एक्स है, जो हमारा एक्स है, ये क्या बोलते हैं, एक सिंगल बिहेवियर दिखाता ही नहीं है। जैसे कि आपको जैसे कि दिखा समझाता हूँ मैं, मान लेते हैं एक फंक्शन है मेरे पास, इसको मिटा देता हूँ लेफ्ट राइट, ये तो इतना तो आधा ही होगा यार। एक मान लेते हैं एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, 2x ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक वैल्यू डाल दूं, तो मैंने क्या एक वैल्यू डाल दी, मैंने मान लो 2 इंटू मैंने एक वैल्यू डाल दी 2.02 डाल दी, तो हमने क्या आंसर क्या आ गया, 2 टू 4 4.04, हमारा आंसर ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा किसका मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 2.02 डाल दिया। अच्छा अगर वही मैं x की जगह पे मैं 2 डाल दूं, सिर्फ तो 2 डालू, तो देखो तो ये हमारा 2 इंटू 2.02 सॉरी 2 इंटू 2 ही होगा ना। तो क्या करा मैंने, x की जगह पे अब 2 डालना, तो 2 डाल देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 टू 4, ठीक है। इसमें हमारा आंसर क्या आ गया 4, इसमें हमारा आंसर आ गया 4.04। अब देखो इसमें, इसको मिटा रहा हूं, अब देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखो, मान लेते हैं मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, एक तो पहले ले लिया 2.0, वही ले लेते हैं 2.02 ले लेते हैं, डालना शुरू करो एफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 2.02, लिखने का तरीका था। अच्छा अब इसमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, नंबर लाइन गए, नंबर लाइन हमने बनाई, सबसे पहले हमारा 2, इधर हमारा 1, इधर हमारा 3, इधर हमारा 0, इतने में हमारा काम हो जाएगा। 2.02 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं 2.02 का यहाँ पर हमारा कहीं आएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, आरएचएस में चलना है, आरएचएस में चलता है। सबसे पहली वैल्यू कौन सी हमारी, जो कि इंटीजर है, वो हमारा 2 है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 2, हमारा आंसर क्या आ गया इसका 2। चलो अब देखते हैं, अब देखो मान लो ये हमारा क्वेश्चन मान लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन जिसमें मैंने क्या कहा, x की वैल्यू 2 पुट करके बताओ, x की वैल्यू 2 पुट करके बताओ, तो हमारा एफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2। नंबर लाइन पे जाओ, नंबर लाइन पे क्या जाओगे, चलो चलो देख ही लो, ये हमारा 2 1 3, ठीक है, और 2 पे हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट है 2, बट 2 तो अपने आप में ये ग्रेट इंटीजर है, 2 तो हमारा अपने आप में इंटीजर है, तो इसको हमें तो इंटीजर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमारा ये आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर अपने आप ही 2 हो जाएगा, यानी कि स्वयं ही 2 हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। अब देखो हम क्यों इसे ब्रेक करते हैं, क्यों ऐसी आन पड़ गई, मतलब बोलने का तरीका मतलब क्यों ऐसी जरूरत आ गई, क्या ऐसी जरूरत, क्या बोलते हैं उसे, क्या ऐसी जरूरत आ गई, क्या ऐसी जरूरत आ गई जिस वजह से हमें इसे ब्रेक करना पड़ गया, क्या ऐसी जरूरत आ गई। देखो ये हमारा अलग फंक्शन है, ये हमारा एक अलग फंक्शन है, दो फंक्शन मैंने लिए एग्जांपल समझाने के लिए। देखो ये मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये वाला फंक्शन था, इस वाले फंक्शन में जब मैंने एक्स की एक वैल्यू डाली तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आया। जब मैंने एफ की दूसरी वैल्यू डाली तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्या दोनों वैल्यू हमारी सेम है, नहीं, दोनों वैल्यू हमारी सेम नहीं है, यानी कि अलग अलग वैल्यूज पे ये अलग अलग आंसर दे रहा है, अलग अलग वैल्यूज पे ये अलग अलग आंसर दे रहा है। इस वाले में देखो जब मैंने ये वैल्यू डाली 2.02 तो हमारा आंसर क्या दे दिया इसने 2, जब मैंने 2 डाला तब भी हमारा आंसर क्या दे दिया इसने 2 दे दिया। देख लो ये वैल्यू डालने पे भी हमारा 2, ये वैल्यू डालने पे भी हमारा 2। अगर मान लो मैं 2 की जगह 2.03 लिख दूं, 2.03 लिखूं तो क्या है, जस्ट उससे हल्का सा बड़ा है, बट इसमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, हमारा 2 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख लो इसमें भी 2, यानी कि 3 बार हमारा आंसर सेम आ गया। ऐसे करते करते हमारे बहुत बार आंसर सेम आ जाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है, यानी कि यही क्या है, इसका अलग अलग बिहेवियर है, यानी कि अलग अलग पॉइंट डालने पर भी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अलग अलग पॉइंट डालने पर भी हमारा आंसर क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा ब्रेक हो गया। अब हम समझते हैं इसको हमने कैसे ब्रेक करा, मतलब कैसे ब्रेक करा ये नहीं, ये तो आप जैसे धीरे धीरे ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ हमने किस किस पार्ट पे हमने ब्रेक करा। देखो 2 पार्ट हमने लिए, ठीक है, हमने 2 पार्ट लिए। कौन सा, ये हमारा पहला पार्ट, ये हमारा दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने ले लिया जब हमारा x जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, z हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। सेट्स अगर नहीं पढ़ा तो यार सेट्स पढ़ लेना।
14 वीडियोस की बना रखी है। 14 वीडियो में पूरा सेट्स मैंने समझा रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमारा सेट्स मैंने मतलब सेट्स में हो रखा है। ये तो एक प्रमोशन वाली बात, प्रमोशन करा मैंने अपना, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर x हमारा z को बिलोंग कर रहा है, यानी कि x अगर हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि x हमारा क्या है, इंटीजर हो, यानी कि हमारा मैंने मान लिया 2 है, तो f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यही यहाँ पर कह रखा है। अगर x हमारा डायरेक्ट z को बिलोंग कर रहा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है? क्या है पहला पॉइंट? अगर x हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, अगर x हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो हमारा आंसर जो है वो हमारा सेम वही इंटीजर आ जाएगा, सेम हमारा वही इंटीजर आ जाएगा। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर x हमारा z को बिलोंग नहीं करता तब, अगर x हमारा z को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है, x हमारा क्या है, मान लेते हैं मैंने 2.02 उठा लिया, जो भी तो उठाते आ रहे हैं, मैंने ये उठा लिया, ठीक है। x हमारा इंटीजर का मतलब समझते हो ना, इंटीजर हमारा क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके मान लो चलते आया -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 ऐसा करते करते इंफिनिटी। इंटीजर्स के अंदर हमारे पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती है। कोई ऐसा बच्चा है इसमें तो यार देख लो, ये नहीं समझते मैं इतना जो इंटीजर्स में ये पॉइंट वाली वैल्यू भी आती है, नहीं, वो रैशनल नंबर में आती है, वो हमारे रियल नंबर्स में आती है, ठीक है। इंटीजर्स हमारा क्या है, एक ऐसी वैल्यू देता है, ठीक है, सीधी सवाती, कोई पॉइंट डेसिमल वैल्यू नहीं देता, डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये डायरेक्ट सीधी सीधी वैल्यू देता है। इंटीजर का काम ये है। इंटीजर हमारा क्या है, ये है जो मैंने लिखा था वो तो मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो हमारा इंटीजर ये होता है। अब देखो दूसरा वाला पॉइंट समझाता हूँ। दूसरा वाला पॉइंट लिखने का मतलब क्या है, एक्स हमारा अगर इंटीजर को बिलोंग ना करे तो मैंने ये ले लिया, ये क्या हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, नहीं, ये हमारा इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स हमारा इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, जो एक्स जो होगा, एक्स जो होगा उससे हम जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे और वो हमारा आंसर होगा। क्या मैंने बोला, जो हम x अगर हमारे इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा तो x से हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो x से क्या हो, जस्ट छोटा हो, जस्ट हमारा क्या हो, छोटा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही तो इसमें हम कर रहे हैं। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए बोलूं 2.02 का, तो हम क्या करते थे, इसको नंबर लाइन पे लेके गए, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 1, 2.02 का यहाँ पर आएगा। आरजेएस वाला तरीका हम आरजेएस में चलना शुरू करें तो हमारा सबसे पहला आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा अब क्या, अब मुझे एक चीज बताओ, 2.02 अब मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ जो कि 2.02 से छोटी हो, पहला कंडीशन, या फिर समझो 2.02 से क्या हो, छोटा हो, और साथ ही साथ हमारा क्या हो, वो एक इंटीजर होना चाहिए। एक ऐसी वैल्यू बताओ, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमारा 2.02 से हमारा छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ वो हमारा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। देखो 2.02 से हमारा छोटा क्या है, 2 1 0 -1 -2 ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक, ये हमारी वैल्यूज है। अच्छा अब इसमें ये जो हमारा जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास पॉइंट आया, इस पॉइंट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, हमारा 2, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा कौन सा है, 2, तो वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर है, इतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ज्यादा थ्योरी इसमें से पूछा जाता नहीं है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये तो हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चलो इसको रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि 2.09 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, देखो बताओ, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2.09 से एक ऐसी वैल्यू जो क्या 2.09 से जस्ट छोटी हो और वो एक इंटीजर हो, तो क्या है हमारा 2 है। अब देखो एक क्वेश्चन 3.02 से एक छोटी वैल्यू जो क्या हो, एक इंटीजर हो, 3.02 से एक जस्ट छोटी वैल्यू और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो हमारा क्या है आंसर 3। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 9.09 में देखो 9.09 में इस 9.09 से एक ऐसी वैल्यू छोटी वैल्यू होनी चाहिए कि क्या हो, पहले तो छोटी हो और जस्ट एक क्या हो, एक इंटीजर हो, तो हमारा क्या आंसर क्या है यहाँ पर 9। वैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा मान लो
5.32 से जस्ट एक छोटी वैल्यू होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, हमारा आंसर है 5। अब इसमें एक पैटर्न छोटा सा फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख लो, पहला वाला जो नंबर है उसको हमने एज इट इज उठा के यहाँ पर लिख दिया। पहला वाला नंबर एज इट इज उठा के हमने यहाँ लिख दिया। पहला वाला नंबर एज इट इज उठा के यहाँ लिख दिया। ये हमारा एज इट इज उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीके, मतलब 3 ही तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके मैंने बताए? पहला एक आरजेएस में चलने वाला तरीका, दूसरा एक नंबर लाइन पे जाके देख लो, तीसरा इसकी एक सेल्फ डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। अब देख लो, और एक और तरीका क्या मैंने बताया, जो पहला वाला नंबर उसको एज इट इज उठा के यहाँ पर लिख दो। ठीक है, इतना क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अभी जो अब तक जो आपने सीखा है, जो मैंने इतना बताया है, उसके हिसाब से अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -7.09, मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल के बताओ। निकालो तो क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? पहला वाला उठा के एज इट इज डाल दो। हमारा आंसर -7 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली? बढ़े आगे? नहीं बढ़ सकते आगे, नहीं बढ़ सकते आगे। क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? क्योंकि जो हमारा आंसर आया ये गलत आया, सरासर गलत आया, एकदम गलती हुई है जनाब। हमारा आंसर गलत आया। कैसे हमारा आंसर गलत आ गया, चेक कर लेते हैं। नंबर लाइन पे गए, इसके बाद -7 प्लॉट करना है हमें, तो 0 यहाँ पर हमारा ये, चलो -6 से लिख लेते हैं। -6 -7 -8 और इधर हमारा माइनस इंफिनिटी तक, ये हमारा 0 1 2 मान लेते हैं और बीच में वैल्यू से कुछ। ठीक है, या इसको डायरेक्ट -5 ही कर देते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ हमारा -5 और इधर भी हमारा चलता जाएगा। -7.09 -7.09 कहाँ पर आएगा? ग्राफ में प्लॉट करो, खुद से एक बार पॉज करके प्लॉट करके बताओ। देखो -7.09 क्या यहाँ पर कहीं आएगा? नहीं आएगा। यही तो हम गलती करते हैं, यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, ये -7 से बड़ी वैल्यू है। -7 से क्या है, ये बड़ी वैल्यू है। बट -7.09 क्या है? हमारा -7 से छोटी वैल्यू है। माइनस से पता है ना आपको, माइनस में हम इधर आते जाते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। तो इधर हमारा क्या है? -6.1 6.2 6.3, मतलब -6.1 -6.2 -6.3 अप टू दी -6.9 अप टू दी -6.99999 तक आएगी। उसके बाद हमारा यहाँ पर कहीं -7 आएगा। समझ लो, इसका मतलब क्या है? -7.09 हमारा यहाँ ना आकर हमारा यहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा -7 के बाद। तो -7.09 कहीं यहाँ पर आएगा, इस जगह पे आएगा। अब यहाँ से हम आरएचएस में चलना शुरू कर। आरएचएस में चलते ही सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई? -8। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? -8। और अब हमारा आंसर ये सही है, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे, नोट कर लो। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे एक क्वेश्चन ले लो 3.02, दूसरा क्वेश्चन 9.09, तीसरा क्वेश्चन -9.09, चौथा क्वेश्चन चलो पाई का एक है हमारे पास, पाई। एक क्वेश्चन है मेरे पास सबसे आखिरी में 0.9 के ऊपर बार। अब ये सॉल्व करके बताओ। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसे पॉज करके सॉल्व करो। तो करें हम इसे सॉल्व, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 3 डायरेक्ट, यहाँ पर हमारा 9 डायरेक्ट, यहाँ पर हमारा क्या -9 आएगा डायरेक्ट? यहाँ पर नहीं, क्या करेंगे हम इसमें -1 ऐड कर देंगे तो हमारा -10 आ जाएगा। नहीं है तो ऐसे भी याद रखो, 3 वाला एज इट इज लिख देंगे, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख देंगे पहला वाला इंटीजर, अगर नेगेटिव है तो इसमें हम -1 ऐड करके लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा आंसर। ये तो छोटे छोटे आसान से थे, इसको मिटा दो। अब देख लेते हैं वो वाला क्वेश्चन, वो भी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन है, क्या है? पाई का निकालने का। पाई का कैसे निकालेंगे? पाई का क्या करे? तो पाई की वैल्यू लिख दो, सबसे आसान है। पाई की वैल्यू लिखो,
पाई की वैल्यू हम कौन से लेंगे, कि 22/7 लेंगे? नहीं, उसे हमें काटना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर लाइन पे हम उसे थोड़ा बनाने में दिक्कत होगी। तो डायरेक्ट हम ये वाली वैल्यू क्यों ना ले लें, 3.14 वाली। अब इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा आसान है बताना, पहला वाला हम एज इट इज उठा के लिख देना, तो हमारा आंसर 3 आ गया। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा आसान है। अब देखते हैं सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन, 0.9 के ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार। अब किसी किसी को ये शायद पता ना, याद ना हो, आपका 10th का सबसे पहला चैप्टर लिखा है 9 के ऊपर बार का मतलब क्या लिखा रहता है। इसका मतलब लिखा है 0.9999999 आप करते करते इंफिनिटी तक, इसका मतलब यही लिखा है। ठीक है, 0.9 के ऊपर बार। और इसे हमें सॉल्व कैसे करना है बता दें। 10th में आप इसे सॉल्व करते थे, इसे रैशनल या फिर इरेशनल प्रूफ करने के लिए आप एक तरीका देखते थे। कैसे करते थे, पहले हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे x हमारा क्या है 0.9 के ऊपर बार, इसको हम पहले लेट x कर लेते थे। इसे हम क्या करते थे, x लेट कर लेते थे। ठीक है, और फिर इसके बाद सॉल्व करते कुराते हमारा एक और ऐसी वैल्यू ले आते थे 10x, जो हमारा किसके इक्वल होता था 9.99 या फिर 999 करते करते बस चलते जाता था, याद होगा, क्योंकि उसे अभी तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वीडियो फालतू में बड़ी हो जाएगी। ऐसे करते करते सॉल्व करते थे, यानी कि 99999 लिखते चले जाते थे। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 10x हमारा क्या आ जाएगा 9.9 के ऊपर बार। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला, ये हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा। दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, तो सेकंड -1, तो 10x LHS वाला है इस तरफ 10x - x, और इस तरफ हमारा 9.9 के ऊपर बार माइनस 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, तो 10x - x हमारा 9x हो जाएगा, फिर 9.9 के ऊपर बार, और ये यानी कि 9.9 के ऊपर बार 0.9 के ऊपर बार, तो ये 9.9 बार वाला कट जाएगा और सिर्फ हमारा 9 बचेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बच जाएगा 9, यानी कि x हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1। ठीक है, x हमारा क्या आ गया 1, यानी कि ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और x हमने क्या पहले क्या माना था 0.9 के ऊपर बार, बट हमने x ले क्या है, हमारा x की वैल्यू आ गई 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नोट कर लो अगर नोट करना है तो। 10th में करा होगा ना, बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाल दी 1, x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है डायरेक्ट 1। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़े, चलो। तो ये तो हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो जाओ फिर, चलो बाय बाय। नहीं है ना, ग्राफ भी देखने का इसका, चलो ग्राफ भी बता देते हैं। ग्राफ ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका ग्राफ हम बना के देखते हैं, हम इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, यानी कि बना के देखते हैं। चलो बनाते हैं। ये मेरा पॉजिटिव y, ये सॉरी पॉजिटिव, ये मेरा y, ये मेरा x। कौन सा x, जो मैं छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई वो वाली x नहीं, हमारा कोऑर्डिनेट वाला x। ये हमारा y, ये हमारा -y। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -x -y y x। ठीक है, हम कैसे ग्राफ बनाते थे, पहले एक वैल्यू लेते थे y की, एक वैल्यू लेते थे x की, ऐसे करके करते हम कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू हमारा काम बन जाता था। तो हम ऐसे करेंगे, 2 वैल्यू लेंगे, 2 वैल्यू लेते हैं, और हमारा फंक्शन क्या है, मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, y हमारा फंक्शन क्या है मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है। देखो एक फंक्शन लेते हैं, मैं y की वैल्यू मैंने अगर मान लो x की वैल्यू अगर मैं मान लो 0.1 लेता हूँ, ऐसे नहीं 0.5 ले लेते हैं डायरेक्ट, आसान रहेगा। अगर मैं x की वैल्यू 0.5 लेता हूँ तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू में 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला डायरेक्ट, तो हमारा 0। तो x अगर हमारा 0.5 है तो y हमारा क्या है 0, पहली वैल्यू मिला दे। अब देखो, अब मैं x की वैल्यू लेता हूँ -0.5, तो इस केस में हमारा y क्या हो जाएगा, यानी कि -0.5 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, तो -0.5 है तो 0 क्या एज इट इज उठा के लिख दूं, नहीं, इसमें हम एक -1 ऐड कर देंगे, -1 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं -0.5 लिखूं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -1।
ठीक है, अब बनाते ग्राफ। ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4, इस तरफ हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, इस तरफ ये हमारा -1, -2, -3, -4, और इस तरफ हमारा आ जाएगा -1, -2, ये हमारा -3। देखो फिर ग्राफ इसका कैसे बनेगा। तो हमारे पास दो वैल्यू है, उन वैल्यू को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। पहला देखो, x अगर हमारा 0.5 है तो y हमारा 0 है, तो x हमारा 0.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर ही, यहाँ कहीं। तो y हमारा क्या है 0, यानी कि हमारा 0.5, यानी कि ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट है। इसको मैं लिख दूं पहला पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट देखो, x अगर हमारा -0.5 है तो y हमारा -1 है। x हमारा अगर हमारा -0.5 है, यानी कि हमारा यहाँ पर कहीं -0.5 है, तो उस केस में हमारा y क्या है -1, यानी कि यहाँ पर अगर x हमारा -0.5 है तो कहीं यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है। ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स थे, ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट थे। अब देखो हमारा ग्राफ कैसे बनता है। ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमारा ग्राफ कैसे बनता है मैं बना देता हूँ। x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं सिर्फ 0 लेता, मान लो अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता, इस पर ध्यान देना, ठीक है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ इसमें आप डाल के देखना। अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y हमारा क्या आता, 0 आता, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0.1 लेता, ध्यान देना, x की वैल्यू अगर मैं 0.1 लेता, 0.1 लेता, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आता, 0 जाता, 0 जाता ना। तो हमारा y क्या आ जाता, 0 जाता, यानी कि यहीं कहीं आता। उसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 0.2 लेता तो हमारा आंसर क्या आता, y भी हमारा उस टाइम भी 0 आ जाता। x की वैल्यू में 0.3 लेता तो y हमारा क्या आ जाता, 0 आ जाता। x की वैल्यू में 0.4 लेता तब भी हमारा y 0 आ जाता। x की वैल्यू 0.5 लेता तब भी हमारा y 0 आता। ऐसे करते करते 0.99999 तक हमारा आंसर क्या आ जाता, 0 जाता। y की वैल्यू हमारी क्या आती, 0 ही आती, ठीक है। बट अब बताओ मुझे 0. अगर मैं 999 तक कर दूं, ठीक है, 999 तक करूं तो हमारा आंसर क्या आता, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.9999, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है इसका हमारा 0 ही होगा। पहला वाला लिख देंगे, ये 9 के ऊपर बार नहीं है, ये सिर्फ 9 मैंने 3 बार लिखा है। तो ऐसे करते करते हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा 0 आता y का, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये इतना तक। अब मैं मान लो अगर मैं बोलूं अब x की वैल्यू 1 डाल दो, अब x की वैल्यू 1 डालो। जब आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि x भी हमारा 1 और y भी हमारा 1। तो कहां पर होगा, यहाँ कहीं, यानी कि यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा 1 बन गया यहाँ पर। अब अच्छा सॉरी, ये तो मिटा दिया मैंने गलती से, इस पे ध्यान देना, इस पे। अब मैं अगर बोलूं आपको x की वैल्यू 1.1 लो, सबसे पहला पॉइंट 1.1 लो, ठीक है, 1.1 लो, 1.1 ले हुए तब उस टाइम हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.1 यहाँ पर डालोगे x की जगह पे तो हमारा y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि उस टाइम पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी कि उस टाइम हमारा x हमारा क्या है 1.1 और y हमारा क्या है 1। तो 1.1 हमारा कहाँ होगा, ये तो हमारा 1 है, ये हमारा 1 है ना। इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, इसको मिटा देता है। ये हमारा क्या है 1 है, ध्यान देना। 1.1 हमारा कहाँ होगा, यहाँ जस्ट इसके बाद तो 1.1 में हमारे y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यानी कि ऊपर जाएगा यहाँ पर कहीं, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही करते करते जब आप 1.2 डालोगे तब भी हमारा आंसर 1, 1.3 डालोगे जब भी हमारा आंसर 1, 1.4 तब भी आंसर हमारा 1। ऐसे करते करते जब सारे वैल्यूज डालोगे 1.9 तक डालोगे तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक चीज ध्यान देना, ये हमारा क्या है, इस वाले पॉइंट को क्या हमने इसमें कंसीडर कर रहा है, नहीं। देखो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये हम जब x की वैल्यू में क्या डाल रहे थे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करते करते डाल रहे थे। बट इस पे इस वाले में कहीं हमने x को 1 डाला था, कहीं पे भी हमने x को 1 डाला था। 1 जब जैसे ही हमने x को 1 डाला तो हमारा आंसर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी कि इस वाले में हमने 1 को डाला ही नहीं है। इस वाले इसलिए हम क्या यहाँ पर बनाते हैं, एक ऐसा गोल बना देते हैं,
एक ऐसा गोल बनाते हैं। इंटरवल्स में दो तरह के सर्कल होते हैं, एक डार्क सर्कल और एक गोल सर्कल। इस डार्क सर्कल मतलब क्या है, पॉइंट जो हमारा क्या है इंक्लूड है, पॉइंट हमारा इंक्लूड है, और इसका पॉइंट मतलब क्या है, पॉइंट हमारा एक्सक्लूड है। तो जब मैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.9 तक ले रहा था, तब क्या मैं उस टाइम में मैंने 1 इंक्लूड करा? नहीं। जैसे ही मैंने 1 इंक्लूड करा तो यहाँ ना आकर वो ऊपर वाले में चला गया था, पता है ना। जैसे मैंने x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करा तो y हमारा क्या आ गया था, 1 आ गया था, तो ये हमारा ऊपर वाले में चला गया था, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ग्राफ बनता जाता है, ऐसे ऐसे आप वैल्यूज डालते जाओगे तो उसी तरह से हमारा ग्राफ बनता जाएगा। तो ऐसे करते करते यहाँ तक जाएगा और 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा, मान लो यहाँ पर जैसे क्या है 2 से जस्ट हमारा क्या है 2.9, तो 2.9 यहाँ पे मैं डाल के देखता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ, सॉरी 2 से जस्ट पहले क्या है 1.9, तो x की वैल्यू में 1.9 डालता हूँ। मैंने x की वैल्यू क्या डाली 1.9 डालते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला वाला ही, पहला वाला इसका टर्म कौन सा है हमारा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस बार भी हमारा 1 ही आंसर आएगा। बट y की वैल्यू में जैसे ही 2 डालूंगा, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू में जैसे ही 2 डालूंगा, x की अगर मैंने वैल्यू 2 डाल दी तो y हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो, तो जैसे मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो y हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 कहाँ पर है, 2 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 2.1 डालेंगे तो भी हमारा आंसर 2, 2.2 डालेंगे तो भी हमारा आंसर 2, 2.3 डालेंगे तभी हमारा आंसर 2, यानी कि 2.2 अगर x की वैल्यू 2.2 डालेंगे तभी हमारा y क्या आएगा 2। जब x की वैल्यू 2.3 डालेंगे तभी हमारा y क्या देगा 2। जब 2.4 डालेंगे तभी हमारा सेम। ऐसे करते 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 अगर मैं 2.9 तक जाऊँ, 2.9 तक 2.9 अगर मैं डालूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। मान के चल रहा हूँ जैसे 1 और 2 के बीच में क्या है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, मैं इतना ही कंसीडर करके ग्राफ बना रहा हूँ, वरना इसके अलावा बहुत लाखों करोड़ों पॉइंट्स होते हैं इनके अलावा, ठीक है। मैं सिर्फ ये 9 पॉइंट लेकर मैं अपना काम चला रहा हूँ ताकि मेरा ग्राफ बन जाए, ठीक है। ये मैं समझना, तो ये इसके अलावा सारे पॉइंट्स आ गए, ये सारे पॉइंट्स इसमें अपने आप ही बनते जा रहे हैं। ग्राफ में क्या चाहिए, जब 2-3 पॉइंट चाहिए होता है उससे हमारा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें अगर 2.9 डाला, मैंने 2.9 डाला तो भी हमारा आंसर इसमें 2.9 ही आ गया। अब 2.9 के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, तो 3 डालते हैं। 3 डाला जैसे मैंने, अगर मैंने x की वैल्यू 3 डाल दी, x की वैल्यू 3 डाली तो y हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या हमारा अब यहाँ पर हमारा 3 होगा, नहीं 3 को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, 3 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 को हम जैसे ही लेंगे, 3 को हम लेंगे तो ये ऊपर वाले में चला जाएगा, यानी कि जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे तब उस टाइम पे y हमारा क्या आंसर देगा 3 देगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर कहीं बनेगा। मैं इसको मैं डालता हूँ, ये लिख लेना। जैसे हमने x की वैल्यू क्या डाली 3 डाली तो वो 3 यानी कि ऊपर वाले में चला गया, यानी कि यहाँ पर चला गया, और ये हमारा क्या बच जाएगा, ये पॉइंट हमारा बच जाएगा। तो इसी तरह हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। ऐसे करते करते फिर यहाँ पर भी हमारा सेम जाएगा, और फिर हमारा 4 इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर हमारा 5 वाले के लिए ऊपर हमारा चला जाएगा, सॉरी 4 वाले के लिए, 4 वाले के लिए फिर हमारा ऊपर जाएगा, फिर हमारा 4 4 4 ऐसे करके चलता जाएगा, और हमारा 4 जैसे हम 4 डालेंगे, सॉरी 5 डालेंगे, यहाँ पर आगे क्या आएगा 5 आएगा। जैसे ही हम 5 यहाँ पर डालेंगे फिर वो एक्सक्लूड हो जाएगा, 5 जैसे डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, यानी कि फिर ऊपर वाले में। ऐसे करते करते हमारा ग्राफ बनता आगे चलता जाएगा। चलो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव वाले के लिए। अब अगर मैं नेगेटिव में डालता हूँ, अब मैं लेता हूँ y की वैल्यू मैंने ले ली -0.1, -0.1 सबसे पहली वैल्यू उठाई, तो उस केस में हमारा y क्या आएगा -0, माइनस है तो ये यानी कि इसमें -1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी कि x की वैल्यू -0.9 डालने पर y हमारा क्या आ रहा है -1। तो देखो x की वैल्यू -0.1 कहीं यहाँ पर होगी, यहाँ पर कहीं होगी 0.1, -0.1 यहाँ पर कहीं होगी, जस्ट इस एक्सिस की इधर -0.1 डालते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू में हमारा -1 आंसर आ रहा है। तो देखो y हमारा -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा क्या है आंसर आ रहा है। इसी तरह फिर अगर मैं y की वैल्यू y इक्वल्स टू में 0.22 डालता हूँ, -0.2, x की वैल्यू में इस बार -0.2 ले रहा हूँ, तो y हमारा इस केस में आंसर क्या दे देगा -1, तब भी हमारा -1 देगा। तो ऐसे करते करते हमारा सेम देगा, ये भी इसमें भी ऐसे चलेगा, सेम देगा सेम देगा सेम देगा सेम देगा सेम देगा सेम देगा। बट जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा, x की वैल्यू में जैसे ही -1 डालूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब बताओ, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं इस केस में अगर मैं -1 डाल दूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ। -1 डालने पर भी हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा
तो कहाँ थे हम? तो -1 अगर मैंने डाला, x की वैल्यू अगर मैंने -1 डाली, तो उस केस में हमारा y क्या आ जाएगा? उस केस में हमारा y क्या आ जाएगा? -1 एज इट इज वही आ जाएगा। तो हमारा -1 ही इस बार आ जाएगा, हमारा -1 ही आ जाएगा। अच्छा, मैंने क्या करा था, अगर x की वैल्यू में अगर मैं -0.1 डाल रहा हूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1 आएगा। कुछ गलती हुई है शायद। x की वैल्यू अगर मैं अच्छा, x की वैल्यू हम 0 तो डाल ही नहीं रहे ना, तो हमारा -1 कहीं यहाँ पर आएगा ना, ये यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि 0.1 हमारा यहाँ पर है, 0.1 हम मान के चलते यहाँ पर है, तो हमारा कहाँ बनेगा? यहाँ पर आएगा। यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा फिर से एक्सक्लूड हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा नहीं जाएगा साथ में, और ये हमारे यहाँ पर ऐसे बनेगा। और इसी तरह से हम सेकंड वाले के लिए ऐसे, फिर ऐसे 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 सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे। फिर इस वाले के लिए हमारा ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, और ऐसे 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 ये वाला। ठीक है, तो ऐसे हमारा बनता है किसका ग्राफ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से आपको पूरा ये ग्राफ समझ में आया होगा। नहीं आया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन का ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मॉडलेस वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडलेस वाला थोड़ा सा ध्यान देना। ये अगर नहीं भी आया तो उतना चलेगा, पर मॉडलेस वाले पे ज़रूर ध्यान देना। और ये जो मैंने करवाया, आपको मुझे 100% चांस है, 100 क्या, मैं 90% लेके चल रहा हूँ, जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो क्या करना, वीडियो दोबारा चलाना, दोबारा देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-4 इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।